BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल। बीती रात यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दर्जनों पुलिस के घेरे में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ और नेशनल टीवी के जो रिपोर्टर्स हैं उनके सामने किस तरह से 3 की संख्या में आए अपराधी जो हैं वो गोली मारते हैं और उसकी वही मौत हो जाती है। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एहतसाम साहब हैं। बातचीत करेंगे। तो एहतसाम साहब, क्या आतंकवाद का नारा जो है वो अब जय श्री राम हो गया है क्या? क्योंकि जब वो अपराधी जो हैं जब गोली चलाते हैं और उसके बाद पुलिस उन्हें धर दबोचने का काम करती है, धर दबोचने का पकड़ लेती है आसानी से, तो वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्या आतंकवाद का नया नारा कोई है क्या, जय श्री राम? यकीनन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि वो राम जो कि आदर्श हैं, जिनके नाम से हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में फ़ख्र है, अगर उनके नाम को लेकर के इस तरह की हरकत की गई है तो ये बहुत ही फिक्र की बात है। और समाज के कहीं ना कहीं वो जो गिरावट है उसको लेकर के सोचना पड़ेगा हम लोगों को। चूँकि जय श्री राम ये तो अजीब, सुनने में भी अजीब लगा, और ये आजकल तो ये रिवायत बनती जा रही है। ये पहला वाक़या नहीं है जहाँ पर कि आपने देखा कि जय श्री राम कह करके। तो जो भी चरमपंथी लोग हैं, अब सरकार उनको कहीं ना कहीं जो कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए होती है तो मुंह देखी कार्रवाई की जा रही है। उनका जो मनोबल है, उनकी जो हिम्मत है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन का एक सुकून है कि हमको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो लिहाजा इस तरह के जो वाक़यात हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और अगर इस पूरी की पूरी प्रैक्टिस को रोका नहीं गया तो इसके अंजाम बहुत खतरनाक होंगे। कल जो घटना को अंजाम दिए हैं अपराधी, और इस तरह से देखा जा रहा था कि दर्जनों पुलिस के घेरे में अतीक और उसका भाई था, और 3 की संख्या में अपराधी जो आते हैं और उन्हें इतना तक पता है कि दूर से मारने पे गोली बाहर निकल जाए, पुलिस वाले को लग जाए, इस तरह की बातें निकल कर वो आकर के एकदम माथे में कनपट्टी में सटा के गोली मारता है। तो क्या लग रहा है? और उसके बाद एकदम आसानी से पिस्टल को नीचे गिरा करके हाथ को खड़े कर देता है, और एक पुलिस देखा जाता है कि दोनों के कमर में हाथ लगा करके पकड़ रहा है। तो इसको क्या देखा जाए, क्या समझा जाए इससे? पूरा का पूरा वाकया आप कहें अगर इस तरह से जो आप बता रहे हैं तो पहली नज़र में तो स्क्रिप्टेड नज़र आता है, कहानी लिखी गई। चूँकि इस तरह के जब कैदी किसी भी कोर्ट में या अस्पताल में जब पेश किए जाते हैं तो जो सुरक्षा घेरा होता है वो काफ़ी टाइट होता है, सख्त होता है। और सानहा ये है कि वो 3 लोग जो हैं वो पत्रकार के हैसियत से उस सुरक्षा घेरा में घुस जाते हैं। और सवाल ये भी है कि जब जांच किया जाता है तो जो कैमरा लेकर के आते हैं वो फर्जी पत्रकार, तो पता चलता है कि उसमें बैटरी ही नहीं है, वो डमी कैमरा लेकर के। तो यकीनन ये जो तमाम चीज़ें अब निकल के आ रही हैं ये तो बिल्कुल ही इशारा कर रही हैं कि इसमें बहुत गहरी जांच की गुंजाइश है। और परतें अगर ईमानदारी से जांच की खोली जाएं तो यकीनन बहुत बड़े बड़े लोग इसमें पकड़े जाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं ऑन कैमरा, एक 5 बार के विधायक और 1 बार का MP और 1 बार का विधायक, ऑन कैमरा मर्डर, और उस वीडियो को फिर ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा एक सेट ऑफ प्लान लगता है।
पहली नज़र में, कि ताकि एक जो पूरा मीडिया में चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, आपने देखा है कि जब से ये अतीक का एपिसोड चल रहा था तो रोज़ाना मीडिया भी इसी इंतज़ार में रहती थी। आए दिन मीडिया में आते थे कि गाड़ी कब पलट जाएगी, यानी कि हमारा जो मीडिया है जिसको कि कहीं ना कहीं किसी जुर्म के बारे में बात करने की उसकी ज़रूरत होती है, खूबी के बारे में बात करने की ज़रूरत होती है, खामी के बारे में बात करने की ज़रूरत होती है, समाज को एक रास्ते पर लाने और रास्ता दिखाने की बात होती है। वो मीडिया एक नरभक्षी के तौर पर, वो मीडिया एक कह सकते हैं एक खून बहने का इंतज़ार कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ है, इस एपिसोड में जो नेशनल मीडिया है वो एक बहुत बड़ा मुजरिम है। क्योंकि जब साबरमती से गाड़ी चल रही है तो रास्ते में रिपोर्टर्स की आवाज़ आती है, तमाम लोग कहते हैं कि गाड़ी कब पलट जाएगी, गाड़ी पीछे साबरमती से लेकर के जब आया जा रहा था तो पीछे और रिपोर्टर मजा ले रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी के पलटने का इंतजार है। तो एक कहीं ना कहीं ये जो कत्ल तो कल हुआ, लेकिन रोजाना मीडिया के जरिए उन गोडी मीडिया की अगर बात की जाए तो जब साबरमती से लाया जा रहा था और अतीक अहमद पेशाब करने के लिए उतरते तो उसे भी वो लोग दिखा रहे थे, उसे भी अलग रूप दे रहे थे। तो ये पूरा का पूरा ये जो खेल है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इटली की एक राजधानी रोम है। रोम में एक जगह है कोलोसियम में क्या होता था उस ज़माने में, ये 16वीं सदी 17वीं सदी की बात है। वहाँ दो इंसान कोलोसियम में आते थे, तलवारबाजी होती थी वहाँ पर, उनको ग्लैडिएटर कहा जाता था। और तलवारबाजी में वो तब तक लड़ाई लड़ते रहते थे जब तक कि उसमें से एक तलवारबाज का कत्ल ना हो जाता था। और कोलोसियम में चारों तरफ आवाम जो बैठी रहती थी वो वैसे ही मज़ा लेती थी जैसे कि कोई IPL देख रहा हो और मज़ा ले रहा हो, यानी कि इंसान का खून बह रहा है और कोलोसियम में लोग बैठ करके ताली बजा रहे हैं। आज का जो मंजर है वो बिल्कुल वैसा ही कोलोसियम और वैसे ही दर्शक हैं जिनको कि अब खून की होली खेलने में और खून ही खून देखने में अब उनके दिल को सुकून मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। तो हमें वाकई सोचना होगा कि वो 16वीं और 17वीं सदी का रोम था और ये हिंदुस्तान है जो कि 21वीं सदी में है। क्या हम 400 बरस पीछे की उस रिवायत को वापस लेकर के अपने मुल्क को 400 बरस पीछे लेकर जाएंगे? तो ये बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है, ये मुद्दा इतना सीधा नहीं है जितना सीधा दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा मुद्दा, ये जो बहुत बड़ा परसों इंकशाफ हुआ जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर साहब, उस वक्त के गवर्नर साहब जिस ज़माने में 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए, उस ज़माने के गवर्नर साहब का परसों एक वीडियो आया, वायर टीवी पर करण थापर ने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने वीडियो में प्रॉपर एक एक चीज़ खोल के रख दी पुलवामा के वाक़यात की। उन्होंने कहा कि हमारे CRPF के जवानों ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, अजीत डोभाल जी इसका भी नाम लिया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि उनको नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था और पहले से टेररिस्ट अटैक का इनपुट था। तो कहीं ना कहीं ये जो हुकूमत है, मरकजी हुकूमत पे ये बहुत बड़ा सवाल, इसलिए सवाल कि इस पुलवामा के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रवाद का पूरा एक कलर बनाया गया। उस राष्ट्रवाद के कलर पर कालिक पोतने का काम जो सतपाल मलिक साहब ने किया, तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी हुकूमत एक कटघरे में खड़ी थी। तो एक पहलू ये भी हो सकता है यहाँ पर कि उस पूरे के पूरे पस मंजर से ध्यान को भटकाने के लिए ये चीज़ें, कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता, इम्कानात इसके भी हो सकते हैं। और ये वाकई अगर ऐसा है तो ये बहुत ही संगीन है और इसके लिए जांच, अब सवाल ये है कि हमें इस माहौल में इस तरह की जांच एजेंसी भी, तो अभी तो एजेंसीज की भी हालत आप जान रहे, जांच करेगा कौन? चूँकि अब हालत ये है कि जो अभी जो आप बात कर रहे थे उस बात में
अशरफ का एक बयान यूपी 9 चैनल पे आया, जिसमें वो कह रहा है कि हमें किसी बड़े अधिकारी ने कहा है कि हमें निकाल करके 14 दिनों के अंदर मार दिया जाएगा। फिर ये तो बात वही हो गई ना कि कानून तो कुछ रहा नहीं, और कह सकते हैं अब राजा का कानून चल रहा है। राजा ने कहा मिट्टी में मिला दो और मिट्टी में मिला दिया गया। अच्छा, देखा जाए तो यूपी में कई सारे अपराधी हैं, कई सारे बाहुबली हैं, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक अतीक अहमद को ही, ठीक है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। अतीक अहमद ने भी कई सारे कारनामा किए, कई सारे हत्याएं की, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कल अपराधी जो है पुलिस के घेरे में मौजूद 2 लोगों को गोलियां चलाते हैं और पुलिस एकदम पीछे हट जाती है, जवाबी फायरिंग भी नहीं कर पाती है, तो फिर इसको किस नजर से देखा जाए? इतने कई सारे अपराधी हैं यूपी में, ऐसा नहीं कि मुख्तार अंसारी और आजम खान और अतीक अहमद और अशरफ ही हैं, बहुत सारे हैं। इसे जाति धर्म से हट करके देखा जाए तो बहुत सारे अपराधी हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो यूपी हुकूमत की जो भी कारकर्दगी रही है, वो एक मखसूस मजहब को टारगेट करने का काम कर रही है। वरना एक पूरी लिस्ट है, कुलदीप सिंह सेंगर जिन्होंने कि उन्नाव का कांड किया था और पूरे के पूरे घर को तबाह कर दिया, बेटी, बहन, भाई, सबकी हत्या हो गई। और कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर ना बुलडोजर चला, ना वो कार्रवाई हुई जिस कार्रवाई के लिए कानून का इकबाल जाना जाता है। कानून वहाँ पर पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिर ये हमारा जो गृह मंत्री है, उसका बेटा टेनी है, दिन दहाड़े 9 किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, फिर कानून पता नहीं कहाँ चला जाता है। ब्रजेश सिंह है जिसके ऊपर 106 मुकदमे हैं, बनारस का रहने वाला है, फिर कानून पता नहीं कहाँ चला जाता है। धनंजय सिंह है जिसके ऊपर 46 मुकदमे हैं। राजा भैया है, 31 मुकदमे हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह हैं, 83 मुकदमे हैं। अशोक चंदेल 37 मुकदमे हैं। विनीत सिंह 34 मुकदमे हैं। विरिजभूषण सिंह 84 मुकदमे हैं। बुलबुल सिंह 53 मुकदमे हैं। पिंटू सिंह 23 मुकदमे हैं। इस तरह से एक बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए, यूपी में अब हालत ये हो गई है कि अब पुलिस हिरासत में जब कत्ल कर दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि रोड पर चलने वाले आम लोगों की क्या स्थिति होगी, क्या हालत होगी। तो यकीनी तौर पर ये पूरी की पूरी हुकूमत की नाकामी है, योगी जी की नाकामी है। और बिल्कुल अगर कहा जाए तो ये पूरा का पूरा वाकया, अगर इसकी कोई एक जो वाहिद कोई जिम्मेदार है तो यूपी की हुकूमत जिम्मेदार है, यूपी का जो मुख्यमंत्री है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ताली कप्तान की तो गाली भी कप्तान की ही होती है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के इन्फोर्समेंट के लिए अपने लिए ताली बजवा रहे हैं तो आज लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ फेल हो रहा है, अनार्की आपके नीचे है, इसके कोई अकेले जिम्मेदार हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। और उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर इस मुल्क के सामने ये मजबूत पैगाम देना चाहिए कि हाँ, मैं नाकाम था। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो उन्हें अपने पद से फौरन रिजाइन करना चाहिए। नहीं समझा जा सकता है कि जिस तरह से कल जो हत्या हुई है, और उससे ये भी तो मायने निकाला जा सकता है कि किसी देश के किसी एक तबके को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है इससे, और किसी एक तबके को खुश करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो कल कत्ल हुआ है अतीक और अशरफ का, तो ये अतीक और अशरफ का कत्ल नहीं हुआ, ये इंसाफ का कत्ल हुआ है, ये भारत के आईन का कत्ल हुआ है। और ये जो 5 गोलियां जो मारी गई हैं, ये 5 गोलियां भारत की न्याय प्रणाली को मारी गई हैं, ये 5 गोलियां हिंदुस्तान की जुडिशरी को मारी गई हैं। अब यहाँ से हमें जो विरासत में एक मजबूत जमहूरियत मिली है, हमें तय करना है क्या हम अफगानिस्तान टाइप कंट्री बनने जा रहे हैं जहां पर कि सड़कों पर और गोलियों से फैसला होगा, या हमारी जो विरासत जो जमहूरियत रही है, क्या हम उस जमहूरियत को बचाने के लिए अब क्या बेदार होंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये दोनों ही सवाल का जवाब योगी जी को देना होगा,
मोदी जी को देना होगा। जो हुकूमत है, जो बीजेपी है, अब गेंद उनके पाले में है कि अब उसको तय करना है कि भारत को वो अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, तालिबान जैसा बनाना चाहते हैं, या फिर हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती और उस विरासत को कायम रखना चाहते हैं, चूँकि हुकूमत भी उन्हीं की है और आइन के हिफाजत की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। कल जिस तरह से जो घटना हुई है, और बता दें कि दर्जनों पुलिस के घेरे में अतीक और उसके भाई अशरफ को चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। नेशनल न्यूज चैनल के टीवी चैनल के जो है कि रिपोर्टर्स थे, लाइव प्रसारण किया जा रहा था और उसमें 3 की संख्या में आए अपराधी जिस तरह से गोली चलाते हैं और उसके बाद दोनों की मौत वहीं घटनास्थल पे हो जाती है। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां मौजूद थी। जैसे ही गोली चलता है, तमाम पुलिस प्रशासन अतीक और अतीक के भाई अशरफ को छोड़कर भाग जाते हैं। और एक तो वीडियो ऐसा आया जिसमें जो अपराधी हैं गोली मारने के बाद पिस्तौल को नीचे फेंकते हैं और उसके बाद एक पुलिसकर्मी दोनों के कमर में हाथ लगा करके पकड़ता है और उसके बाद वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। उसके बाद कई सारे सोशल मीडिया पे लोग ये लिख रहे हैं कि क्या अब आतंकवाद का नारा जय श्री राम हो गया है। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ।